क्वेश्चन है जी, जमील इन्वेस्टेड ₹6 million विद रियल एस्टेट फर्म। जो इन्वेस्टमेंट है 6 million की है। ओके, द फर्म रिटर्न्स हिम 8 million। फर्म ने उसको 8 million वापस किए हैं 4 साल के बाद। तो इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन हिज इन्वेस्टमेंट वॉज। ठीक है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। 6 million की इन्वेस्टमेंट है और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो है ना उससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो स्ट्रेट अवे हम लोग कैलकुलेटर पे चले जाते हैं। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि 1 प्लस आर रेज टू पावर टी। रेट इज समथिंग दैट वी नीड टू फाइंड, तो हम अल्फा एक्स लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, रेज टू पावर, टाइम इज 4 years। अब हम कहेंगे शिफ्ट, फिर उसके बाद हम प्रेस करेंगे सॉल्व फॉर एक्स और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर जो हमें बताएगा कि आंसर है जी 7.45%, 7.456, यानी कि बेसिकली दिस इज 7.46%। ये क्वेश्चन देखते हैं। आबिद इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन ए स्कीम वेयर बाय ही वुड बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट 120,000 एनुअली। एनुअली का मतलब है कि हर साल इन्होंने इन्वेस्ट करने हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर से हमें ये पता चला कि ये एक एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला है, ड्यू का क्वेश्चन है। और जो टाइम है जी, इसके लिए उसने कहा जी टाइम जो है वो 6 year यूज होगा। द इंटरेस्ट रेट इज 8%, ओके, और कंपाउंडिंग जो है वो एनुअली है। वट अमाउंट विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द 6th year? सो द फॉर्मूला इज एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर इज टू पावर टी माइनस 1 और डिवाइडेड बाय आर, छोटा वाला रेट वाला, और इसके साथ साथ हमने इसको 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करना होता है क्योंकि ये एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला है। तो अब ज़रा वैल्यू की तरफ चलते हैं जी। हम लोग फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। प्रोडक्ट पेमेंट हमारे पास 120,000 की मल्टीप्लाई बाई, और इसके बाद हम लोग जो भी लिखेंगे वो फ्रैक्शन में लिखेंगे। हमने फ्रैक्शन में लिखना है, ऊपर लिखना है हमने 1 प्लस आर, तो रेट हमारा 0.8 है तो 1.08 पूरा ही लिख लेता हूँ मैं। रेज टू पावर टाइम, टाइम वॉज 6 years, राइट एरो माइनस 1, तो 1.08 रेज टू पावर 6 माइनस 1 ओवर आर 0.08, राइट एरो, वी विल गो टू 1.08, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा जी 95736, विच इज योर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट ए वुड प्रोवाइड एनुअल इनफ्लो ऑफ 525, 648 एंड 853 एंड ₹2844,000 एट द एंड ऑफ ईयर 1 to 4। एक प्रोजेक्ट है, वो हमें हर साल, पहले साल, दूसरे, तीसरे और चौथे साल के एंड पे ये वाले कैश इनफ्लोज देगा। ये सारे कैश इनफ्लोज हैं। वेयर एज द प्रोजेक्ट बी, एक दूसरे प्रोजेक्ट की बात हो रही है, would yield an annual inflow of ₹947,11550 और उसके बाद है जी 2068, 1 से लेकर 3 सालों तक। तो एक ऐसा डिस्काउंट रेट फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर दोनों प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू सेम हो। यानी कि लेट सपोज कि जो डिस्काउंट रेट हम लोग फाइंड करना चाहते हैं वो किसके इक्वल है, वो हम कह लेते हैं जी X% है। तो उसने जो बात हमें बताने की कोशिश की है वो ये है कि ये जो दोनों कैश इनफ्लोज हैं प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी के, इन दोनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो जाएगी उस डिस्काउंट रेट के ऊपर। यानी कि हमें यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि अगर हमारा डिस्काउंट रेट X% हो तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए एट X% विल बी इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट बी एट X%। ठीक है जी। किसी भी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो उसके सारे कैश फ्लोज के ऊपर हम लोग जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। तो प्रोजेक्ट ए के जो सारे कैश फ्लोज हैं वो हैं जी, लेट सपोज कि मैं सारों के थाउजेंड्स को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है जी, और इसको हम राउंड करके लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ए के पहले साल के जो कैश फ्लोज हैं वो 525 हैं। ठीक है, ये चले इसको अभी मैं बाद में आपको राउंड करके बताता हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग इसको आगे चलेंगे। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर
1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1। दूसरे साल के कैश फ्लोज हैं 648,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 853,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये तीसरे साल के एंड पे मिल रहा है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 सालों पे डिस्काउंट करना पड़ेगा। और चौथा मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ ताकि हमारा जो कैश वो जो डिस्प्ले है वो ज़रा ठीक रहे। तो हमारी जो चौथी पेमेंट है वो है जी 2844,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4, और ये सारी की सारी इक्वल होगी नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट बी के नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ जो है उसको लिखने के लिए मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चलता रहे। तो प्रोजेक्ट बी का पहला कैश फ्लो कितना है जी, उसने बताया हुआ है 947,000 का। 947,000 पहले साल के अख्ताम पे मिलेगा, तो इसके ऊपर जो है वो 1 साल की डिस्काउंटिंग लगेगी, प्लस 11,55,000 दूसरे साल की नेट प्रेजेंट वैल्यू। दूसरे साल के एंड पे हमें कैश फ्लो मिल रहा है तो इसके लिए 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 करना पड़ेगा हमें। और तीसरी जो पेमेंट है वो है जनाब 2068,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3। तो ये जनाब एक बड़ी ज़बरदस्त इक्वेशन बन गई है हमारे पास, काफ़ी बड़ी इक्वेशन है। हम इस इक्वेशन को कैलकुलेटर पर डाल के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर पर डालना शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि कैलकुलेटर के ऊपर कैरेक्टर्स की लिमिट होती है एंट्री करने की। तो हम इसको ज़रा थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं ताकि एंट्री में हमें आसानी हो। पहली चीज़ तो ये है कि क्यों ना हम 1 प्लस एक्स को किसी एक और वेरिएबल के एक बार कंसिडर कर लें। लेट्स सपोज मैं से कहता हूँ कि ये मेरा वेरिएबल y है, ठीक है। जो मेरा रेट था उसको मैं 1 प्लस एक्स को सारा का सारा y कर लेता हूँ कि इस इक्वेशन में मैं y लिख देता हूँ ताकि मुझे एंट्री में आसानी हो। दूसरा, दोनों तरफ अगर मैं इक्वेशन को 1000 से डिवाइड कर दूँ, दोनों तरफ अगर इक्वेशंस को 1000 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे दोनों तरफ की इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही है ना, जब एक इक्वेशन है इसके दोनों तरफ लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी मैं कोई चीज़ ऐड कर दूं सेम या दोनों तरफ कोई चीज़ माइनस कर दूं या मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं, उससे इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे एक काम करने से ये होगा, ये दोनों तरफ अगर इक्वेशंस को मैं 1000 से डिवाइड करता जाऊँ तो दोनों तरफ इक्वेशंस में 3 जीरोस जो लगे हुए हैं वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक तो हम ये काम करें कि 1 प्लस एक्स को y के इक्वल कंसिडर कर लें, और दूसरा हम लोग ये करें कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय 1000। तो हमारा जो इक्वेशन अब बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 525 डिवाइडेड बाय y प्लस 648 डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 2 प्लस 853 डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 3 प्लस 2844 डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 947 डिवाइडेड बाय y प्लस 1155,000 नहीं 000 तो ख़त्म हो रहे हैं, तो 1155 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 2068 डिवाइडेड बाय y क्यूब। तो अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को मैं कैलकुलेटर पे पुट कर लूँगा और अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं जनाब। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप फ्रैक्शंस पे लिखें 525, नीचे लिखें अल्फा y राइट एरो प्लस 648, फ्रैक्शन में लिखें अल्फा y का स्क्वायर राइट एरो प्लस लिखें 853 डिवाइडेड बाय अल्फा y का क्यूब, फिर उसके बाद प्लस 2844 डिवाइडेड बाय अल्फा y रेज टू पावर 4। लें जी, एक तरफ तो ये हो गया,
और अल्फ़ा इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे और अब हम फिर दोबारा राइट साइड पे आ जाएंगे। 947 अल्फ़ा वाई राइट एरो प्लस 1155 डाउन और फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर राइट एरो प्लस 2068 डिनोमिनेटर में गए अल्फ़ा वाई रेज टू पावर 3। अब हमारे पास इक्वेशन पूरी हो गई है। अब मैं कहता हूँ जी शिफ्ट सॉल्व, तो वो कहता है कि सॉल्व करना है वाई को, मैं कहता हूँ इक्वल टू, तो वो थोड़ी देर में वाई को सॉल्व करके आपको आंसर दे देगा। उसने कहा जी कि वाई इज 0.0747 और लेफ्ट माइनस राइट साइड को माइनस करने से ये वाला फ़र्क आ रहा है। तो मैं कहता हूँ नहीं जनाब, कंटिन्यू करें, इक्वल टू का बटन प्रेस करें, इसे कहें कि जी एक और दफ़ा सॉल्व करें। तो जब ये दूसरी दफ़ा सॉल्व करेगा तो उसका आंसर निकला है लेफ्ट माइनस राइट इज इक्वल टू, जब ये लेफ्ट माइनस राइट के अंदर 0 आ रहा होगा तो फिर आपने देखना है y इज़ 1.18। तो हमारे पास जो y का आंसर आया है वो आया है 1.18, बल्कि इसके साथ दो करेक्टर्स और भी देख लेते हैं आंसर के अंदर से, 1826। तो ये था जी आपका y। तो क्या ये हमारा आंसर है? जी नहीं, हमने अज्यूम किया था कि y है 1 माइनस एक्स के इक्वल, तो 1 प्लस एक्स के इक्वल। तो मैं कहता हूँ जी 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.1826। तो x फिर किसके इक्वल होगा? होगा 0.1826 या 18.26%। 1826% विल बी इक्वल टू द x जो हमने फाइंड आउट करना था। मोस्ट प्रोबेबली आंसर्स के अंदर आंसर होगा जी बिल्कुल 1826 या 27 जो है दैट इज योर आंसर। An investment of rupees 1.5 million is made in a business। एक इन्वेस्टमेंट की है 15 लाख की है 4 साल के लिए और गेन हुआ है, आपको गेन हुआ है 0.5 मिलियन का। फाइंड द रेट ऑफ गेन अंडर द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है कितना है, तो आपने रेट फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट का फार्मूला इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी माइनस 1। ठीक है जी, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर फार्मूला होता है रेट फाइंड आउट करने का। तो इंटरेस्ट आपको पता है कितना है 0.5 मिलियन, प्रिंसिपल है जी 1.5 मिलियन, 1 प्लस व्हाट इज द रेट दैट इज टू बी फाइंड आउट रेज टू पावर 4 माइनस 1। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। या तो आप इसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं या सिंपल आप इसको इक्वेशन के अंदर पुट कर ले। अल्फा इज इक्वल टू 1.5, फिर दो दफ़ा ब्रैकेट लगानी है आपने, 1 प्लस अल्फा एक्स रेज टू पावर 4 राइट एरो माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, तो ये होता है जी 0.0745। तो आर जो है वो आपके पास आएगा जी 0.0745, या अगर परसेंटेज टर्म्स की बात की जाए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 7.45%, विच इज़ योर ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन देखते हैं, करीम एंड जाफर हैव इन्वेस्टमेंट सेम अमाउंट इन 2 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। पहली चीज़ तो ये है कि इन दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट की है। करीम इज गेटिंग अ रिटर्न ऑफ 8% कंपाउंड एनुअली, ओके, वेयर एज जाफर इज गेटिंग ए रिटर्न ऑफ 10% कंपाउंड एनुअली, ओके, 8% और 10%। देखें सेम अमाउंट इन्वेस्ट हुई है और 8% करीम को मिल रहा है, 10% जो है वो जाफर को मिल रहा है। द अमाउंट ऑफ जाफर्स रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर वुड एक्सीड द अमाउंट ऑफ करीम इंटरेस्ट बाय। ठीक है जी, उसने कहा जाफर का जो रिटर्न है वो करीम के इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा होगा। रिटर्न भी इंटरेस्ट को ही कहते हैं, यानी कि वो ये पूछना चाह रहा है, देखे ना, आपको पता है कि जी जाफर 10% के ऊपर इंटरेस्ट कमा रहा है और जो करीम है वो 8% पे इंटरेस्ट कमा रहा है, तो करीम को कम इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो सेम टाइम पीरियड के अंदर करीम के पैसे कम होंगे। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ करीम, लेट सपोज मैं नीचे छोटा सा के लिख देता हूँ, और इंटरेस्ट ऑफ जाफर। ये दोनों लोग जो हैं ये इंटरेस्ट कमा रहे हैं ना, 6 सालों का टाइम पीरियड हो अगर, तो इन दोनों के इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी,
द अमाउंट ऑफ जाफर इज डन ओवर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर वुड एक्सीड द अमाउंट ऑफ करीम बाय दिस वन, यानी कि हमने दरअसल जाफर का इंटरेस्ट ज्यादा होगा ना, ये वाला ज्यादा होगा, दिस विल बी हायर एंड दिस विल बी लोअर। ये ज्यादा क्यों होगा, ये कम क्यों होगा, हायर है क्योंकि दोनों में सेम अमाउंट है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि एक्स इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्होंने भी एक्स इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल जो है दोनों के केसेस में एक्स है, टाइम दोनों के केसेस में सेम है 6 ईयर्स, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भी सेम है यानी कि एनुअल है और एनुअल है। रेट में फर्क है, ये रेट है जी 6% और ये रेट है जी 8%। तो जब जिसको बड़ा इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो हायर होगा। तो उसने कहा जी कि ये इससे यानी कि जाफर को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो करीम के इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा होगा। तो बेसिकली दिस इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट दिस, तो हम ये करेंगे कि हम कहेंगे कि इंटरेस्ट ऑफ जाफर माइनस इंटरेस्ट ऑफ करीम। तो ये हमारे पास आंसर आएगा कि जाफर का इंटरेस्ट जो है वो करीम के इंटरेस्ट से कितना बड़ा है। तो इसके लिए हमने जाफर और करीम के इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हमें पता होता है क्या है जी, आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस रेज टू पावर टी माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो अब हम जाफर और करीम इन दोनों के केस में ये चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम जाफर की बात करें तो जाफर का इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा, थोड़ा सा ज़रा इसको मैं बड़ा करके अलग दूर दूर करके लिख लेता हूँ ताकि इसके नीचे आपको नजर आए, माइनस इंटरेस्ट ऑफ करीम शुड बी इक्वल टू व्हाट। तो जाफर के इंटरेस्ट की बात करते हैं जी। जाफर का इंटरेस्ट है जी आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी के हिसाब से। पी है जी फॉर एग्जाम्पल एक्स, 1 प्लस व्हाट इज द रेट 0.08 है जी, टाइम है जी 6 माइनस 1, ठीक है जी। अच्छा, और करीम की बात करते हैं। करीम के केस में इंटरेस्ट है जी सेम अमाउंट का 1 प्लस जाफर को मिल रहा है 10%, तो हम यहाँ पे 0.10 लिखेंगे और 0.08 यहाँ पे लिखेंगे। 0.08 रेज टू पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये ज़ीरो नहीं है, ये दरअसल है कि हमने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अच्छा, जाफर के पैसों में से करीम के पैसे माइनस करके इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो अगर हम लोग इसकी कैलकुलेशन करें तो ये बनती है जनाब अली 1.1 रेज टू पावर 6 माइनस 1। तो जाफर वाली साइड बनी है 0.7715x, 0.7715x। और करीम के पैसे कितने बन रहे हैं, करीम के पैसे बन रहे होंगे जी 1.08 रेज टू पावर 6 माइनस 1। तो हमारे पास ये बनेगा जी 0.5868, ठीक है जी। हमारे पास क्या बना है 0.5868, 0.5868x। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है डैट विल बी द अमाउंट इन टर्म्स ऑफ x के जाफर के पैसे करीम के पैसों से कितने ज़्यादा बन रहे हैं, 5868। तो ये मेरे पास बनता है जी 0.1847, 0.1847x, 0.1847x। तो दिस इज़ द अमाउंट इन टर्म्स ऑफ x जो कि जाफर जो है वो करीम से ज़्यादा कमा रहा होगा। जाफर के पैसे करीम से ज़्यादा कितने होंगे, 0.1847x। अच्छा, आंसर्स की तरफ चलते हैं, लेकिन आंसर में एक और चीज़ है, परसेंटेज में आंसर है। दिस मीन्स कि जाफर के पैसे जो है वो करीम से कितने ज़्यादा हैं, ये परसेंटेज में आंसर बताना है। तो हम ऐसा करेंगे कि जो करीम के पैसे हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, जो डिफरेंस है उसको करीम के पैसों से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने ये बताना है कि करीम के पैसों से कितने परसेंट जो है वो वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें हिंट मिलेगा क्वेश्चन के अंदर कि हमने ये बताना है कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन पॉइंट। तो यहाँ पे कंपैरिजन पॉइंट जो है वो करीम के का जो इंटरेस्ट है वो है। तो करीम का इंटरेस्ट जो है वो हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। करीम के इंटरेस्ट का जो फैक्टर है डैट इज़ 0.5868। तो हमारे पास जो है वो वैल्यू कुछ ऐसे होगी कि हम लोग जो डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, इन टर्म ऑफ परसेंटेज। तो हम लोग ऊपर रखेंगे डिफरेंस और नीचे रखेंगे करीम के पैसे 0.5868x। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1847 डिवाइडेड बाय 5868, क्योंकि x तो x से कट जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा
that will be equal to 31.47%. 31.47% हमारा आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन है जी, फाइंड द वैल्यू इन्वेस्टेड नाउ। ठीक है जी, इफ यू रिसीव्ड 8,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एंड ऑफ द ईच ईयर है और ईच ईयर के वर्ड से पता चला है कि ये एक एन्युटी है, एंड का पता चला कि ऑर्डिनरी है, और ये जो है ये आपकी पीरियोडिक पेमेंट कैपिटल आ रहा है। तो ये तो अभी तक जो है वो सिंपल एक क्वेश्चन लग रहा है। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एन्युटी की, पी फाइंड आउट करना है, इन्वेस्टेड नाउ, और लेकिन पैसे जो उसको मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं फ्रॉम द ईयर 4 टू ईयर 12 एट द रेट ऑफ 11% कंपाउंड एनुअली। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको फौरन से पैसे नहीं मिल रहे, तो इसके लिए हमें इसकी टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, टाइमलाइन कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये हमारी एक टाइमलाइन है। लेट्स सपोज कि आप लोग खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये है जी 0 टुडे, और आज से 1 साल के बाद, दूसरे साल के बाद, तीसरे साल के बाद, 3 साल गुजर गए, चौथे साल पे उसको पहली पेमेंट मिल रही है। ठीक है जी, उसने कहा है फ्रॉम ईयर 4 टू ईयर 12, तो यहाँ पे उसको पेमेंट मिल रही है। मैं अब जो पेमेंट्स मिल रही हैं तो वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा रहे। ईयर 5 पे भी मिलेगी, 6 पे भी मिलेगी, 7 पे भी मिलेगी, 8 पे भी मिलेगी, 9 पे, 10 पे, 11 पे और ईयर 12 पे। तो उसको ये पेमेंट्स मिलेंगी। उसने कहा दी एट द एंड ऑफ ईच ईयर फ्रॉम ईयर 4 टू ईयर 12, तो चौथे साल से उसको पेमेंट स्टार्ट हो रही है। यानी कि यहाँ पे भी उसको 8,000 रुपये मिलेंगे, यहाँ पे भी 8,000 रुपये मिलेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसको 8,000 रुपये की कितनी किस्तें मिलेंगी, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू कैलकुलेट। तो हमारे पास 8,000 रुपये की 9 पेमेंट्स हैं जो उसको मिलेंगी। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि दिस इज एन एन्युटी, और एन्युटी कौन सी है, एन्युटी ऑर्डिनरी है। उसको पेमेंट मिल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसका मतलब है कि टाइम जो है वो 9 ईयर्स है, और रेट जो है वो 11% है। एनुअल फ्री कंपाउंडिंग है तो N1 होगा, और आपको जो कैपिटल आर यानी कि जो पेमेंट मिल रही है वो 8,000 रुपीज़ पर ईयर मिल रही है। अच्छा, तो अब करना क्या है, उसने कहा जी कि आज कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की जाए, इन्वेस्टेड नाउ आपने फाइंड आउट करनी है। आज क्या है, आज है 0। ठीक है जी, हमें तो एन्युटी के फार्मूलों का पता है कि एन्युटी के जो फार्मूले होते हैं, अगर हम उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड आउट करें तो बेसिकली ये इक्विवेलेंट वैल्यू होती है एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है जी, एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ एन्युटी, एन्युटी का पहला साल। तो एन्युटी का जो पहला साल है, एन्युटी का पहला साल तो ये वाला है। ठीक है जी, जिसके एंड पे इसको पेमेंट मिलेगी। कि एन्युटी का पहला साल तो ईयर नंबर 3 है। ईयर 3 के एंड पे, चौथे साल के शुरू में, यानी कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर फ्रॉम ईयर 4 टू 12, यानी कि चौथे साल से पेमेंट मिलना शुरू हो जाती है, और एनुअली पेमेंट मिलती है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर पेमेंट मिलती है। ठीक है जी, तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो चौथे साल के एंड पे 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें साल के एंड पे उसको जो पेमेंट्स हैं वो मिल रही हैं। तो अगर हम लोग इस एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास आएगी इस डेट की प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि ईयर 3 की। ठीक है जी, लेकिन हमें किस डेट की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, हमें तो चाहिए ईयर 0 की प्रेजेंट वैल्यू। तो ये काम जो है ये 2 स्टेप्स में होगा। स्टेप नंबर 1 तो ये करना होगा, हम लोग अगर इसके स्टेप की बात करें तो स्टेप नंबर 1 तो हमें ये करना होगा कि हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड आउट करनी होगी। लेकिन वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो है वो हमारे पास किस डेट की आएगी, वो हमारे पास आएगी इस डेट की। उसके बाद हम लोगों को स्टेप नंबर 2 करना होगा। स्टेप नंबर 2 ये है कि हम लोग ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आई है इसको डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट फॉर व्हाट, 3 ईयर्स। तो हमें इसको 3 सालों के लिए डिस्काउंट करना पड़ेगा ताकि हम लोग इस डेट की प्रेजेंट वैल्यू पे पहुंच जाए। तो ये 2 काम करने होंगे। स्टेप नंबर 1 है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला होता है जी इजी सा, कैपिटल R इंटू 1 माइनस 1 प्लस R रेज़्ड टू पावर माइनस T डिवाइडेड बाय R। आप इसको सॉल्व करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला आपके पास, आप इसको कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जनाब कैपिटल R है जी 8,000 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट, फिर
1 माइनस 1 प्लस आर, आर है जी हमारे पास 11%, तो 1 प्लस आर 1.11 हो जाएगा। रेस टू पावर में हमने लिखना है -9, फिर उसके बाद राइट एरो ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। और इक्वल टू का बटन प्रेस करें, डिवाइड करें इसको 0.11 से, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 3 आ जाएगी 44296, 44296। ये है जी हमारी प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन किस डेट की है? ये उस डेट की नहीं है जिस डेट की हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, ये बल्कि उससे 3 साल बाद की है। तो हमें इस प्रेजेंट वैल्यू को स्टेप 2 के अंदर डिस्काउंट करना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं कि जी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करना पड़ेगा 1 प्लस आर रेज टू पावर टी के साथ, ठीक है जी। फ्यूचर वैल्यू इस वक्त हमारे पास कितनी है? 44296। इसको हमें डिस्काउंट करना है 1 प्लस व्हाट इज द रेट 0.11 एंड व्हाट इज द टाइम 3 ईयर्स। तो हमें इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा फर्दर 3 ईयर्स के ऊपर। हम इसे डिवाइड करेंगे 1.11 रेज टू पावर 3 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 32,389। 32,389 will be the present value at this date at the start of the time period। जो उसने कहा था ना कि इन्वेस्टेड नाउ, आज की तारीख में फाइंड आउट करें कि कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि पैसे जो हमें मिल रहे हैं वो एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ फ्रॉम ईयर 4, हर साल के एंड पे मिल रहे हैं, ठीक है जी। तो ईयर 4 से मिलना शुरू हो जाएंगे और हर साल के एंड पे मिलते रहेंगे 12वें साल तक, ठीक है जी। तो इस तरीके से जब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये बनेगा 32,389। ये क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू इज 1 मिलियन एंड द इंटरेस्ट इज 750 इन 4 years and 10 months। ओके, प्रेजेंट वैल्यू जो है उतनी है, इंटरेस्ट ये है 4 साल 10 महीनों में आपको इतना पैसे मिले हैं, 7,50,000 रुपये मिले हैं। सिंपल इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट रेट का। सिंपल इंटरेस्ट रेट के लिए फार्मूला आपको पता है, इज इक्वल टू पी आर और टी होता है। 750,000 जो है ये इसका इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है जी 1 मिलियन, और रेट जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, तो रेट की जगह पे हम एक्स लिख देते हैं। सिर्फ यहाँ पे आपने गौर से देखना है टाइम, टाइम को कैसे लिखना है। आपको पता है कि ईयर्स हैं, क्योंकि रेट जो है वो आपका ईयर्स में आएगा, तो टाइम भी आपका ईयर्स में होना चाहिए। तो यह आप लिखेंगे 4 years, ठीक है जी। लेकिन इसके साथ साथ आपने 10 months को भी ईयर्स में कन्वर्ट करके लिखना है, तो ये 10/12 इस तरीके से होगा, 4 + 10/12, ठीक है जी। तो आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब आप x की कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत इजीली। जब आप कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आपको कैलकुलेटर जो है वो x का आंसर कुछ इस तरीके से दे देगा। आप लिखेंगे 750,000, जीरोस का हमेशा ध्यान रखना है। अल्फा इज इक्वल टू 1 मिलियन, ठीक है जी, 3 0 और फिर 3 और जीरोस, मल्टीप्लाई बाई अल्फा x दैट यू नीड टू फाइंड आउट, देन मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में लिख लेते हैं 4 प्लस और फ्रैक्शन में लिखेंगे 10/12, राइट एरो ब्रैकेट क्लोज। अब आपने x के लिए सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x, शिफ्ट सॉल्व फॉर x इज इक्वल टू, तो आपके पास x का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.1551, यानी कि 15.51%, राइट। क्वेश्चन है जी, इफ नैना एंड मैना बोथ इन्वेस्टेड सेम अमाउंट फॉर 6 years, ठीक है जी। नैना और मैना दोनों ने 6 सालों के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट किए at 9% and 10%, ठीक है जी। How much more percentage amount नैना will have after 6 years than नैना। मैना जो है वो नैना से कितने ज़्यादा पैसे कमा लेगी, यानी कि नैना के कंपैरिजन में बताना है, ठीक है जी। अच्छा, और क्या चीज़ है, कमाने की बात हो रही है, तो how much more percent the amount मैना will have after 6 years। तो बेसिकली वो कह रहा है कि जी नैना और मैना 2 बहनें, और इन दोनों बहनों ने कुछ पैसे जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। पता नहीं बहनें हैं या नहीं है, लेकिन नाम इनके सेम है। इन्होंने सेम अमाउंट इन्वेस्ट की है। लेट्स सपोज कि इन्होंने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट की है। टाइम जो है वो इनका 6 years है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है नैना के लिए 10% है, और नैना के लिए 9% है, मैना के लिए 10% है। अब और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, एनुअल कंपाउंडिंग है, ठीक है जी। अब सवाल ये है कि नैना के पैसे मैना से कितने ज़्यादा बढ़ गए होंगे, ठीक है जी, या मैना के पैसे जो हैं वो नैना से कितने ज़्यादा हैं। जो M है उसके पास पैसे ज़्यादा हैं क्योंकि उसको 10% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू, आप इसको फ्यूचर वैल्यू भी लिख सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मैना, या आपको पता है ज़्यादा होगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ नैना से। क्यों?
क्योंकि फ्यूचर वैल्यू ऑफ मैना जो है उसमें उसको 10% रेट मिल रहा है, नैना को 9% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो ये चीज़ तो सबसे पहले समझ लें कि नैना के पैसे कम होंगे, मैना के पैसे ज़्यादा होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब कंपैरिजन में क्या है, नैना हमारे पास कंपैरिजन में है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो परसेंटेज डिफरेंस है वो ऐसे होगा कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ मैना माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ नैना डिवाइडेड बाय फ्यूचर वैल्यू ऑफ नैना, तो हमारे पास परसेंटेज डिफरेंस आ जाएगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मैना की अगर हम बात करें, फ्यूचर वैल्यू आपको पता है एफ वी इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, प्रिंसिपल इसका कितना है वो हमें नहीं पता, एक्स है। 1 प्लस व्हाट इज़ द रेट, मैना को 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और मैना का टाइम जो है वो 6 ईयर्स है। तो ये बेसिकली आपके पास जो आंसर आएगा इसका ये होगा जी 1.1 रेज टू पावर 6। तो ये होगा जी 1.77x 1.77। तो मेरा यह ख्याल है कि डेसिमल के साथ 2 डिजिट्स और लिख लेते हैं, 16x। तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ मैना हो गई। फ्यूचर वैल्यू ऑफ नैना भी आप कैलकुलेट इसी तरह से कर सकते हैं, फार्मूला वही है p इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी। p इस केस में x है, रेट जो है वो 0.09 है और टाइम इसका भी 6 ईयर्स है। तो नैना जो है इसका क्या आंसर बनेगा जी, ये बनेगा 1.09 रेज टू पावर 6, तो 1.6771 अच्छा जी, अब हमारे पास ये दोनों आंसर्स आ गए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मैना भी आ गया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ नैना भी आ गया। तो हम लोगों ने क्या करना था, हम लोगों ने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना था परसेंटेज की फॉर्म में इस फार्मूला की मदद से। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मैना है जी 1.7716x माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ नैना है जी 1.6771x, तो डिवाइड करना है 1.6771x के साथ। अगर आप गौर से देखें तो ऊपर से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, यानी कि x इधर आ जाएगा, और अगली बात यह है कि ये x जो है ये कट जाएगा नीचे वाले x के साथ। तो इसका ये मतलब है कि x जो है ये सारी इक्वेशन से आउट हो सकता है, जो कि मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। नॉर्मली इसके नए स्टेप्स बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैंने आपको यहीं पे इनको आपस में काट के दिखा दिया कि जो चीज़ कट रही है वो यहाँ से गायब होती जा रही है। अच्छा जी, कैलकुलेटर पे चलते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, हमने करना है 1.7716 माइनस 1.6771 और इसको हमने डिवाइड करना है 1.6771 के साथ। तो हमारा जो आंसर आएगा डैट विल बी इन परसेंटेज 0.563 दैट विल बी आल्सो कॉल्ड 5.63%। तो योर आंसर इज ऑप्शन बी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है क्योंकि मैना को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं नैना से, तो 6 साल के बाद मैना के जो फ्यूचर वैल्यू है, जो उसके टोटल पैसे हैं, वो नैना के पैसों से 5.63% ज़्यादा हो गए होंगे। ठीक है जी, दिस वाज द क्वेश्चन। तो ये हमने कैलकुलेट करना था, हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं जी। इरम इन्वेस्टेड ₹2 मिलियन एंड रिसीव 2.5 मिलियन। 2 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, ये इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, जिसे हम प्रेजेंट वैल्यू या एफवी से पीवी से रिप्रेजेंट करते हैं कि उसने जनाब इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल अमाउंट जो थी वो 2 मिलियन की थी और उसको फ्यूचर वैल्यू यानी कि सम जो एस था वो 2.5 मिलियन मिला था। टाइम जो था वो 3 साल था। रेट सिर्फ रह गया, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने कैलकुलेट करने के लिए कहा। अब ऑप्शंस में अगर आप गौर से देखें तो ऑप्शंस में 4 डिफरेंट रेट्स हैं और चारों रेट्स के साथ उसने कंपाउंड क्वार्टरली, कंपाउंड मंथली, कंपाउंड बाई एनुअली या कंपाउंड एनुअली लिखा हुआ है। यानी कि हमें ये नहीं पता कि कंपाउंड मंथली फ्रीक्वेंसी है, कंपाउंड क्वार्टरली है, कंपाउंड एनुअली है या कंपाउंड बाई मंथली है। ठीक है जी, बाई मंथली का मतलब होता है 2 महीनों बाद। तो यहाँ पे हमें जो कैलकुलेशन करनी होगी वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास कंपाउंड एनुअली भी है, बाई मंथली भी है, मंथली भी है, क्वार्टरली भी है। तो हम किसी एक पहले सिनेरियो को जिक्र करेंगे। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि कंपाउंडेड एनुअली से इसका क्या आंसर आता है। तो कंपाउंडेड एनुअली से क्या 7.51 आता है कि नहीं आता, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 2 मिलियन है, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू 2.5 मिलियन है और हमारे पास टाइम जो है वो 3 ईयर्स है। अब सिनेरियो नंबर 1 ये है कि हम रेट को रखें x
और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी रखें 1 और एनुअल फ्रीक्वेंसी के साथ हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास रेट कितना आता है। तो हम कहते हैं कि जनाब फार्मूला है S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर टी 1 प्लस आर रेज टू पावर टी। अगर हम लोग सम रख रहे हैं 2.5 मिलियन, प्रेजेंट वैल्यू 2 मिलियन, रेट जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो अब अगर हम इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है डेट इज 7.721%। ठीक है जी। और आगे ये कौन सी कंपाउंडिंग है? कंपाउंड एनुअली है। अगर आप एनुअल कंपाउंडिंग की बात करें तो 7.72% इंटरेस्ट रेट आ रहा है, जो कि हमारे लिए अब ठीक आंसर नहीं है। इसका मतलब यह है कि 7.51 इज़ नॉट ए करेक्ट आंसर। अच्छा, अब हम एक और ऑप्शन की तरफ चलते हैं। लेट्स सपोज कि अब हम अज्यूम करते हैं जनाब कि हमारे पास वो वाली सारी वैल्यूज़ तो सेम ही है, लेकिन हम लोग रेट जो है उसको x अज्यूम करते हैं और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 4 अज्यूम कर लेते हैं, विच इज़ कंपाउंड क्वार्टरली। हमारा फार्मूला होगा S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर रेज़ टू पावर टी। हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है 2.5, प्रेजेंट वैल्यू है 2, 1 प्लस द रेट इज योर x डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय रेज़ टू पावर टाइम, और टाइम के साथ भी हमने n मल्टीप्लाई करना होता है। तो टाइम कितना हो गया जी? टाइम हमारा हो गया 3 ईयर्स और 4 12। तो जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे 2.5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 12, तो हमारा x आंसर आएगा 0.07507, यानी कि 0.07507, या इसको हम 7.507% या राउंड करके 7.51% कंपाउंड क्वार्टरली कह सकते हैं। विच इज़ योर आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन बी का आंसर भी ठीक ना आता तो हम ऑप्शन बी को भी क्रॉस कर देते और बाई मंथली या मंथली में से किसी एक की कैलकुलेशन करते। तो स्टेप बाय स्टेप ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जब तक हमारा करेक्ट आंसर नहीं आता हमें उस वक्त तक ऑप्शंस को एवेल्युएट करते रहना होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट सम मनी फॉर 6 ईयर्स। तो टाइम जो है वो 6 ईयर्स है। ही इज ऑफर्ड 4 डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स। 4 डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स उसको ऑफर किए गए हैं, कौन सा इसमें से सबसे बेहतर है? हम लोग इस तरह के कंपैरिजंस करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग इफेक्टिव रेट फाइंड आउट करते हैं। 1 साल की बेसिस के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, हमारा जो इफेक्टिव रेट है वो हम कैलकुलेट करते हैं। देखा जाए तो इस वक्त 6 सालों के टाइम पीरियड में उसको टोटल सिंपल इंटरेस्ट के केस में 15% हर साल मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन है 6 इयर्स के टाइम पीरियड का। तो अगर तो हमारे पास सारी ही ऑप्शंस जो हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट की होती तो हम सिंपली इन सारों का इफेक्टिव रेट निकालते और उनको आपस में कंपेयर कर लेते, लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन के अंदर सिंपल इंटरेस्ट है और बाकी जो है वो हमारे पास 3 जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो और टाइम पीरियड भी इसमें इन्वॉल्व है 6 इयर्स का। तो हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। वो ये है कि हमें अज्यूम करना होगा कि लेट्स सपोज कि हमने जो वैल्यू इन्वेस्ट की है वो है x, यानी कि हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो x है, और अब हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी चारों केसेस के अंदर, और ये देखना होगा कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसका इंटरेस्ट रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है। एक चीज़ तो हमें ये भी पता है कि हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती थी उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि 10% कंपाउंड एनुअली जो है ये किसी भी परसेंटेज के अंदर जो है 9% कंपाउंड सेमी एनुअली या 8% कंपाउंड मंथली, ये किसी भी तरीके से अगली स्लैब में फॉल नहीं करता। यानी कि कोई भी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ले लें, 8% जो है ये 9% को टच नहीं करता। ठीक है। इसी तरह से 9% का कोई भी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ले लें, ये कभी भी 10% के इक्विवेलेंट नहीं होता, चाहे जितनी मर्जी इसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए। इन्फिनिट कंपाउंडिंग के अंदर भी ये बहुत थोड़ा सा ही इंक्रीज होता है। तो इस चीज़ को अगर हम जहन में रखें तो हमें ये पता चलेगा, फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट को ही देख के पता चल जाएगा कि ऑप्शन सी और डी तो हमारी एक करेक्ट ऑप्शंस नहीं हो सकती। हमने ऑप्शन बी और ए के दरमियान में कंपैरिजन करना है कि ऑप्शन ए का सबसे ज़्यादा फ्यूचर वैल्यू बनती है या ऑप्शन बी की सबसे ज़्यादा फ्यूचर वैल्यू बनती है। तो इस तरीके से हम इसको आपस में इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। लेट्स सपोज कि हम ऑप्शन ए को एवेल्युएट करते हैं।
हमारी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो x है, टाइम जो है वो 6 ईयर, हम लोगों ने s फाइंड आउट करना है और रेट जो है वो है 15%। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम लोग क्या करते हैं, s इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर टी होता है। प्रिंसिपल है जी हमारा x, रेट है जी 0.15 और टाइम है जनाब अली हमारा 6 ईयर्स। तो ये हमारे पास बनता है 15 छिके 90 1.9x। तो हमारी जो फ्यूचर वैल्यू ऑप्शन 1 में बन रही है वो 1.9x बन रही है। ऑप्शन 2 को वैल्यूएट करते हैं। ऑप्शन 2 जो है इसमें प्रिंसिपल वैल्यू x है, टाइम 6 ईयर्स है, फ्यूचर वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास रेट है 10% और कंपाउंडिंग जो है वो एनुअली है। ठीक है जी। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा जी, s इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर एस टू पावर टी, प्रिंसिपल है x, 1 प्लस व्हाट इज द रेट, रेट इज हेयर 0.10, टाइम जो है वो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा फ्यूचर वैल्यू का 1.1 रेज टू पावर 6 करके आएगा 1.1 रेज टू पावर 6, दैट विल बी इक्वल टू 1.77x। ये 1.90x है, ये 1.77x है। आप इन दोनों ऑप्शंस में भी देख सकते हैं कि 1.90 पड़ा है। अगर उस बात को जो मैंने आपको पहले बताई है वो समझ आपको नहीं भी आई तो आप फिर भी इन ऑप्शंस को वैल्यूएट कर सकते हैं। ऑप्शन सी को भी वैल्यूएट कर लेते हैं। p इज इक्वल टू x, टाइम इज इक्वल टू 6, s इज इक्वल टू अननोन, रेट जो है वो 9% है और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो है दैट विल बी 2, कंपाउंड सेमी एनुअल, ये ऑप्शन सी के अंदर। रेट है जी एस, फॉर्मूला एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर एस टू पावर टी, आर ओवर एन, टी इंटू एन करना होता है। तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है x, व्हाट इज द रेट 0.09 डिवाइडेड बाय 2 टाइम 6 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 0.09 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस आंसर रेज टू पावर 12, तो आपके पास आंसर आएगा 1.6958 यानी कि 1.66x। तो इस तरीके से आपने इस ऑप्शन को भी इवैल्यूएट कर लिया 1.66x। ऑप्शन डी को वैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन डी जो है वो ऑप्शन सी से भी छोटा आंसर आएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने वैल्यूएट किया है कि जनाब जो सबसे ज़्यादा वैल्यू बनती है वो बनती है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ऑप्शन ए की सिंपल इंटरेस्ट 15% के ऊपर। सही है। तो ये चीज़ें आप कैलकुलेट किए बगैर भी कर सकते थे अगर आपको ये पता होता कि हम लोग जितनी मर्जी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर लें, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट परसेंटेज को टच नहीं करती। इसके लिए अगर हम लोग अपनी बुक से एक दफ़ा ज़रा मैं आपको कंपैरिजन बताऊं तो आपको याद होगा ये एक टेबल था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई अगर हमारे पास बेस रेट है 9% और हम लोग 9% के बेस रेट को इस्तेमाल करते हुए, मुझे पेन सेलेक्ट करने दे, मैं यहाँ से पेन के साथ आपको समझाता हूँ जी। अगर हम लोग 9% के रेट को इस्तेमाल करते हुए कंपाउंड करेंगे यानी कि उसका इक्विवेलेंट रेट फाइंड आउट करेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट रेट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बनेगा। मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेता हूँ जी, यहाँ पे आगे स्क्रीनशॉट। तो मैं ये बात कर रहा था भाई कि अगर आप गौर से देखें, अगर आप अनलिमिटेड इन्फिनिट कंपाउंडिंग करें तो भी 9% जो है वो बढ़ के 9.417 बनता है। यानी कि अगर आपके पास 9% इंटरेस्ट रेट है तो उसकी जितनी मर्जी कंपाउंडिंग कर लें वो 10% से बड़ा नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास 8% कंपाउंड इंटरेस्ट है और उसकी जितनी मर्जी कंपाउंडिंग कर लें वो 9% को टच नहीं करेगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। हम सिंपल इस क्वेश्चन को देख के ही कह सकते थे कि हमारा ये जो 15% का सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है ये सबसे बड़ा रेट है, क्योंकि 10% की जितनी मर्जी कंपाउंडिंग हो जाए वो 11% नहीं हो सकता, 9% जितना मर्जी कंपाउंड हो जाए लेकिन 10% जितना बड़ा नहीं हो सकता, और 8% जो है वो जितना मर्जी बड़ा हो जाए 9% से ऊपर नहीं जा सकता। और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सबसे भारी है। ठीक है। एक सिंपल इंटरेस्ट 15% का सबसे बड़ा है। तो सिंपल इसको देखकर ही इसका आंसर टिक किया जा सकता था कि 15% सिंपल इंटरेस्ट जो है दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन देखते हैं। बासित वांट्स टू टेक ए लोन फॉर 5 years। लोन लेना है, टाइम है 5 years का। विच वुड बी द लीस्ट बेनिफिशियल फॉर हिम। सबसे कम बेनिफिशियल उसके लिए क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे लिए बेनिफिशियल की
जो डेफिनेशन है वो क्या है। बेनिफिशियल हमारे लिए वो होगा जो हमें लो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने लोन लेना है। अगर बासित ने पैसे इन्वेस्ट करने होते तो उसके लिए बेनिफिशियल वो ऑप्शन होती जो उसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, जो उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है। लेकिन बेनिफिशियल जो है वो उसके लिए कौन सी होगी? वो जो इसको इंटरेस्ट चार्ज कर रही है सबसे कम। लेकिन उसने एक और चीज़ डाली, उसने कहा लीस्ट बेनिफिशियल। सबसे कम फायदा किस में होगा? तो लीस्ट बेनिफिशियल वो ऑप्शन उसके लिए होगी जो उसको हाईएस्ट इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। उसने ये नहीं कहा कि बताएं इसको फायदा किस में होगा, उसने कहा है कि बताएं इसको सबसे कम फायदा किस में होगा। तो सबसे कम फायदा इसको उस इंटरेस्ट रेट में होगा जो हाईएस्ट रेट होगा। ठीक है जी, वो इंटरेस्ट रेट जो कि हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट होगा। तो सिंपल है, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हमने इसको भी देखा है। इसमें कुछ सिंपल इंटरेस्ट है और एक सिंपल इंटरेस्ट है और 3 कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हमने ये बात आइडेंटिफाई कर ली ऑलरेडी कि 8% को जितना मर्जी कंपाउंड कर लें, क्वार्टरली नहीं बल्कि एनुअली, मंथली बल्कि बाई मंथली बल्कि डेली कंपाउंडिंग भी कर लें तो 8% कभी 9% नहीं बनता। इसी तरह से जो 10% कंपाउंड एनुअली है वो कभी 11% को क्रॉस नहीं करेगा, और जो 9% है वो कभी 10% को क्रॉस नहीं करता। तो एक तो चीज़ ये समझ लें कि यहाँ से देखते देखते ही हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट में, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को आपस में कंपेयर करें तो इन तीनों कंपाउंड इंटरेस्ट की ऑप्शंस के अंदर से जो सबसे बड़ी ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट आपको इन 3 में से देगा वो ऑप्शन सी देगा। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि ये जो सी है ये सिंपल 11% के इंटरेस्ट को क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आफ्टर सम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 10% कंपाउंड एनुअली 11% सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ जाता है। इनिशियली ये कम होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमें इन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करना होगा। लेट्स सपोज कि बासठ भाई ने जो लोन लेना है वो है एक्स। तो अब हमें मेरे ख्याल से ऑप्शन सी और ए को आपस में कंपेयर कर लेना चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से केस में उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा बन रहा है। क्योंकि लीस्ट बेनिफिशियल का मतलब है कि वो जो उसको सबसे ज़्यादा नुकसान दे रही होगी, यानी कि जो हाईएस्ट इंटरेस्ट चार्ज कर रही होगी। ठीक है जी, तो लेट्स सपोज कि उसने प्रिंसिपल एक्स लिया है, टाइम जो है वो 5 ईयर्स है, और अब हम इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑप्शन ए के अंदर जो है वो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है जी? रेट है 11% और सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRC। प्रिंसिपल है एक्स, रेट है 11% का, और टाइम जो है वो 5 ईयर्स है। तो ये कितना बनेगा जनाब? हमारे पास इंटरेस्ट है जी 0.55x। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में इसका जो टोटल इंटरेस्ट इसको पे करना पड़ेगा वो 0.55x पे करना पड़ेगा। अगर हम ऑप्शन बी की वैल्यूएशन की बात करें तो ऑप्शन बी के अंदर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो है जी, टाइम है 5 ईयर्स, प्रिंसिपल है एक्स, और रेट है 10%, और कंपाउंडिंग जो है वो एनुअल है। तो इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, 1 + t-1, बस इतना सही फ़र्क होता है। ठीक है, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें, प्रिंसिपल है आपका x, 1 + व्हाट इज़ द रेट 0.10, टाइम कितना है 5 ईयर्स -1। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा जी 1.1 ⁻5 -1, तो ये बनता है 0.6105, 0.6105x। तो इसका इंटरेस्ट जो है वो ये बनता है। अब ज़रा गौर से देखें इसको, वैल्यूएशन को। इंटरेस्ट किसका ज़्यादा बन रहा है? ऑप्शन सी का इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा है। ठीक है जी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसको ज़्यादा जो है वो महंगी पड़ रही है। महंगी पड़ने से मुराद ये है, देखें, अगर उसने बासठ ने लोन लेना है ना, अगर वो 11% सिंपल इंटरेस्ट पे लोन लेगा तो 5 सालों में उसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो 0.55x बनेगा। लेकिन अगर वो 5 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के ऊपर लोन लेगा तो 5 सालों में उसका इंटरेस्ट जो है वो 10% बनेगा, सॉरी वो 0.6105 बनेगा। 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर 0.6105। तो ज़्यादा उसके लिए
जो बड़ा रेट है, यानी कि जो रेट उसको ज़्यादा एक्सपेंसिव चार्ज हो रहा है, वो है 10% कंपाउंड एनुअली का इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन का, वो होगा जी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाईएस्ट रेट जो उसको चार्ज हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन सी का। तो करेक्ट आंसर इस केस में होगा जी ऑप्शन सी। ठीक है जी। यही उसने कहा था ना, जब हम 9% और 8% को वैल्यूएट करेंगे तो उसका आंसर तो ज़्यादा होगा, लेकिन 10% वाले से कम ही होगा। ठीक है, तो हमें तो क्योंकि हाईएस्ट आंसर वाला चाहिए, हाईएस्ट इंटरेस्ट वाला चाहिए, तो हम ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे। ए पर्सन टुक ए लोन ऑफ ₹120,000, 1,20,000 का लोन लिया, X% सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। ओके, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड आफ्टर 4 ईयर इज 156,000। ठीक है, उसने जो टोटल अमाउंट उसने रिसीव की है, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर गलती भी नजर आ रही है। पहले उसने लोन ले लिया है, फिर उसने वापस 1,56,000 रुपये किए हैं, तो मेरा ख्याल है कि टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड की जगह पे होना चाहिए टोटल अमाउंट ही पेड आफ्टर 4 ईयर इज 156,000। तो इनिशियल पैसे जो उसने लिए हैं, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, वो 120,000 है, या सॉरी जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं वो 120,000 है, और जो पैसे उसने वापस किए हैं यानी कि फ्यूचर वैल्यू वो 156,000 है। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, रेट उसमें X% है, और टाइम जो है वो अभी हमें नहीं पता, नहीं टाइम भी पता है 4 साल 4 ईयर्स है, और उसने जो इनिशियली लोन है वो 120,000 लिया था, लेकिन जो उसको वापस करना पड़ा डेट वाज 156,000। ओके, अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। उसने कहा है जी कि ऑप्शंस को वन बाय वन एवेल्युएट करें। एक ऑप्शन है इफ ही विड्रॉज आफ्टर 3 ईयर्स ही वुड रिसीव अ टोटल अमाउंट ऑफ 138,000। ठीक है, ये अब ऑप्शंस के अंदर थोड़ी सी गलती है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। ये पेड वाली वर्ड को डिलीट कर देता हूँ और इसको लिखते हैं ए पर्सन डिपॉजिटेड ₹120,000 A person deposited ₹120,000 at X% simple interest per annum. The total amount he received after 4 years is 156,000. Which of the following statement is correct? अगर वो 3 साल में पैसे विड्रॉ करा लेता तो उसको जो है वो 138,000 रुपीज मिलते हैं। ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट रेट इज 7.5%। ठीक है, ऑप्शन बी को वैल्यूएट करते हैं सबसे पहले, और ऑप्शन सी और डी तो जो है ना वो उसी से मिलती जुलती हैं। तो पहले तो हम ऑप्शन बी को वैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं कि कितना है। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू पी इंटू 1+r इंटू टी। फ्यूचर वैल्यू जो उसको मिली है वो 156,000 है, प्रेजेंट वैल्यू जो इसने पे की है वो है 120,000, और रेट जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। टाइम है जी 4 ईयर्स। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी। आप इक्वेशन को पूरा लिखने की बजाय सिंपल इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको 156 डिवाइडेड बाई 120 हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या करना है, ये इस आंसर में से 1 माइनस करना है, -1, फिर इस आंसर को डिवाइड करना है 4 से। तो हमारे पास रेट आएगा जनाब अली कितना, 0.075, यानी कि 7.5%। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो रेट है वो 7.5% है। ऑप्शन बी ठीक है। अब ऑप्शन ए को एवेल्युएट करते हैं। ऑप्शन ए की वैल्यूएशन क्या है जी कि अगर वो 3 साल में पैसे विड्रॉ करता तो उसको 138,000 मिलता है। तो हम उसी तरह से चलेंगे कि अगर हम 3 साल के बाद पैसे विड्रॉ करें तो हमें कितने पैसे मिलने चाहिए। प्रिंसिपल अमाउंट है जी 120,000, रेट है जी 1+r विच इज़ 0.075, और टाइम जो है वो 3 ईयर्स है। ये भी हमने कैलकुलेट किया है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, 0.075 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 प्लस आंसर मल्टीप्लाई बाय 120,000, तो उसको 147 रुपीज़ 147,000 मिलेंगे। तो हमारे पास जो एस होगा वो 147,000 होगा, यानी कि अगर वो 3 साल में पैसे विड्रॉ करता है तो उसको 1,47,000 रुपये मिलने थे। ठीक है जी,
हालांकि यहाँ पे उसने ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है 138,000, जो कि गलत है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए गलत है। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि ऑप्शन सी कह रही है कि ए और बी दोनों ठीक हैं, और हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि ऑप्शन ए गलत है, तो ऑप्शन सी भी गलत होगी। और डी कहता है कि इसमें से कुछ भी ठीक नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ऑप्शन बी जो है वो हम एवेल्युएट कर चुके हैं कि ऑप्शन बी ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन बी। मूविंग फॉरवर्ड, एक प्रोजेक्ट हैज अ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 26,708। एक प्रोजेक्ट है, नहीं बताया उसके कैश फ्लोज कितने हैं, लेकिन ये जरूर बताया कि उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 26,708 है, जब डिस्काउंट रेट होता है जी 13%। ओके, डिस्काउंट रेट हुआ 13%, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गई 26,708। एट व्हाट डिस्काउंट रेट विल द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट बी ₹35,612। अच्छा, हम नेट प्रेजेंट वैल्यू उस वक्त तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कैश फ्लोज ना हो। तो दिखने में ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है, लेकिन हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है इसका इनवर्स रिलेशन होता है इंटरेस्ट रेट के साथ। यानी कि अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी, और नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के दरमियान में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अच्छा, अब इस इनवर्स रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए इस क्वेश्चन का हम आंसर एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं हमें पता चल सकता, क्योंकि जब तक कैलकुलेशंस नहीं होंगे उस वक्त तक परसेंटेज का आंसर नहीं आएगा। लेकिन हमें एक प्रॉपर्टी पता है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो अगर हम लोग दो नेट प्रेजेंट वैल्यूज को कंपेयर करें जो इस क्वेश्चन में आ रही हैं, एक है जी 26,708 और दूसरी है 35,612, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। नेट प्रेजेंट वैल्यू 26,000 से बढ़ के कितनी हो गई है 35,000। सामने सामने लिखते हैं तो फिर आपको जो है वो ग्राफिकली भी समझ आएगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो 26,708 का इंटरेस्ट रेट है 13%, जो 35,612 का इंटरेस्ट रेट है ये लेस देन 13% होगा। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसमें डिक्रीज आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दरम्यान में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो हमें एक चीज तो इस प्रॉपर्टी से ये पता चल गई है, हम श्योर हो गए हैं कि 35,612 का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 13% से कम होगा। वो कितना है वो हमें तभी पता चलेगा जब हमारे पास कैश फ्लोज आएंगे। लेकिन एक चीज हमें जरूर पता चल गई है, और वो ये है कि 35,612 की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो 13% से कम है। जो उसका जो इंटरेस्ट रेट है, जो इसका डिस्काउंट रेट है वो 13% से कम है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो 13% से कम सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो हमें नजर आ रही है, 11% की ऑप्शन डी। तो हम ये कहेंगे कि हमें तो कैश फ्लोज तो नहीं पता, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि कोई भी आंसर 13% से इसका बड़ा नहीं होगा, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रेट जो है वो डेफिनेटली डिक्रीज होगा। ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर बढ़ के 26,000 से 35,000 हो गई है तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 13% से कम होगा। तो ऑप्शन ए, बी और सी ये सारे 13% से बड़ी हैं, सिर्फ ऑप्शन डी ऐसी है जो 13% से कम है। तो हम कहेंगे कि लॉजिकली स्पीकिंग आंसर 11% है, क्योंकि वो 13% से कम है, और कोई आंसर ऑप्शंस के अंदर ऐसा नहीं है जो 13% से कम है। तो ये बड़ा इंटेलिजेंटली क्वेश्चन प्लान किया गया है, और इसमें कोशिश ये की गई है कि आपसे ये प्रॉपर्टी चेक की जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस प्रॉपर्टी की चेक की जाए, जो हम लोग बात करते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरेस्ट रेट का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो उस इनवर्स रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल करते हुए हम ये वैल्यूएट कर सकते हैं कि जो नया आंसर आएगा, जो 35,612 का इंटरेस्ट रेट है वो 13% से कम ही होगा। और इस ऑप्शंस के अंदर देखा जाए तो सिर्फ एक ऑप्शन ऐसी है जो 13% से कम है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन है, ए रिसर्च फाउंडेशन was established by a fund of rupees 500,000 invested at the rate that would provide 20,000 की पेमेंट at the end of each year forever। एक परपेचुटी डेवलप की गई है, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं, 20,000 रुपये पर मंथ जो है वो आपको पर ईयर जो है वो मिलेंगे। तो 50,000 इज प्रेजेंट वैल्यू एंड कैपिटल आर इज 20,000। ठीक है जी। व्हाट इंटरेस्ट रेट वुड was being earned on the fund।
उस फंड के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या है, सिंपल 5 लाख रुपए के ऊपर 20,000 रुपये एक साल में किस रेट के ऊपर जो है वो जनरेट किए जाते हैं। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है P इज इक्वल टू कैपिटल R ओवर R, 500,000 इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय R। तो R होगा जी 20,000 डिवाइडेड बाय 500,000। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 500,000 जो है ये 20/500 या 2/50 बनता है जी 4% मेरे ख्याल से। ठीक है जी, 20/500 तो ये बना जी 4%, ऑप्शन सी। तो एक परपेचुटी का क्वेश्चन था जिसमें स्मॉल आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था, और इसमें जो पेमेंट थी वो एनुअली मिल रही थी एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो ये परपेचुटी, ऑर्डिनरी परपेचुटी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, a person has enough amount to invest for 9 million। ठीक है, मेरे ख्याल से ये 2 दफा अमाउंट टू का वर्ड आया है। a person has enough amount to invest for 9 years। उसके पास पैसे हैं जो वो 9 साल तक इन्वेस्ट कर सकता है। तो टाइम जो है वो हमारा 9 साल हो गया। if rupees 1 million is received after 9 years, ठीक है, एंड ऑफ ईयर एट द रेट 7%। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे उसने ईच का वर्ड कहीं पे यूज नहीं किया। एंड ऑफ ईयर यानी कि 9वें साल के एंड पे उसको 1 मिलियन रुपीज मिलते हैं, रेट है जी 7% का। तो उसने इनिशियली हाउ मच अमाउंट ही हैज टू इन्वेस्ट ईच ईयर एट द स्टार्ट। ले जनाब, सिंपल क्वेश्चन था, उसको थोड़ा सा मुश्किल करके आपको बताया है। यानी कि एक पर्सन है, वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और उसके पास पैसे इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी पैसे हैं। ठीक है, वो हर साल पैसे इन्वेस्ट करता है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही हैज़ टू इन्वेस्ट ईच ईयर एट द स्टार्ट। वो पहले साल के शुरू में यहाँ पे एक पेमेंट करता है, फिर दूसरे साल के शुरू में पेमेंट करता है, तीसरे साल के शुरू में पेमेंट करता है, चौथे साल के शुरू में 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। ठीक है जी, तो ये आपका ईयर 1 हुआ, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे आपका ईयर 9। तो हर साल के स्टार्ट में उसको उसने कुछ पेमेंट की है। ठीक है जी, इधर भी इधर भी इधर भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। तो टोटल उसने कितनी पेमेंट्स की हैं? 9 पेमेंट्स की हैं। पेमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है जी, ये सारी इसने पेमेंट्स की है और उसको क्या मिल रहा है? एंड ही रिसीव्ड रुपीज 1 मिलियन एट द एंड ऑफ द ईयर। उसको यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर पे 1 मिलियन रुपीज मिल रहे हैं। यानी कि फर्ज करें कि वो x रुपीज जमा करा रहा है, तो एक x उसने यहाँ पे जमा कराया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसने 9 दफ़ा x की पेमेंट कराई और एंड पे उसको मिला क्या? 1 मिलियन। तो वो पूछ रहा है कि बताएं कि उसने कितने पेमेंट किए। तो बेसिकली वो आपको उसने दी है फ्यूचर वैल्यू, और ये जो पेमेंट है ये एक एन्युटी की पेमेंट है। और एन्युटी की कौन सी एन्युटी है? ये एन्युटी ड्यू है, क्योंकि हर पेमेंट जो है वो एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड हो रही है। तो आपने एट द एंड ऑफ लास्ट पीरियड फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, विच इज सिंपली एस। तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला एस या एफ वी भी इसको लोग कुछ कहते होते हैं, तो मैं इसको एस कहता हूँ इसलिए एस लिखूंगा, इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर n -1 ओवर r। और क्योंकि ये एन्युटी ड्यू है तो इसको 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करना होगा। हमारी बचत इस हवाले से हो गई कि इसमें पीरियोडिक पेमेंट जो है वो मल्टीपल कंपाउंडिंग इन ईयर नहीं है, n1 है, एनुअल कंपाउंडिंग है, तो इसलिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास जो है वो फ्यूचर वैल्यू है वो है x, जो कि सॉरी फ्यूचर वैल्यू कह रहे हो, जो पीरियोडिक पेमेंट है वो x है और हमें मिला है 1 मिलियन। ठीक हो गया भैया। और रेट है जी 1 प्लस व्हाट इज द रेट? 0.07
और रेस टू पावर में कितना, अब हम लिखेंगे कितनी पीरियोडिक पेमेंट्स हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीरियोडिक पेमेंट्स हुई हैं। तो टाइम 9 ईयर्स होगा, -1 डिवाइडेड बाय 0.07 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0.07। तो ये हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर हम लोग इस x के अलावा बाकी फैक्टर को कैलकुलेट कर लें तो ये हमारे पास कुछ ऐसे होगा, 1.07 रेज टू पावर 9 -1 डिवाइडेड बाय 0.07 मल्टीप्लाई बाई 1.07। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, कैलकुलेटर पे भी इसको पुट करके कर सकते हैं। बहरहाल ये x के अलावा बाकी फैक्टर जो है इसका आंसर आया 12.8164447। तो अब हमने 1 मिलियन को डिवाइड करना है इस आंसर से, तो हमारे पास जो पीरियोडिक पेमेंट आएगी वो आएगी 78025। तो जो x है हमारे पास दैट इज 78025। ये वो पेमेंट है जो उसे हर साल एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर करनी है, ताकि 9वें साल के एंड पे, 9th ईयर के एंड पे उसको 1 मिलियन रुपीज मिल सके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन देखते हैं जनाब। द प्रोजेक्ट हैज एन एनपीवी ऑफ 2210 at a discount rate of 11% and -1918 at a discount rate of 15%। दो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यूज हैं और दो हमारे रेट्स हैं। हमने IRR ऑफ द प्रोजेक्ट एस्टिमेट करना है। इसके लिए हमारे पास IRR की एक्सट्रापोलेशन का एक फार्मूला होता है जी। IRR इज इक्वल टू A% प्लस B माइनस A% इंटू NPV एट A डिवाइडेड बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू एट A माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट B। तो जनाब, तो इनमें से किसी भी एक रेट को हम लोग A कह देते हैं, किसी भी दूसरे रेट को हम B कह देते हैं। तो अगर हम A और B की बात करें तो A जो है वो हमारा रेट है 11% और इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो है जनाब अली 2210। तो B जो है उसको हम कह देते हैं ये 15% है और इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो है -1918। अच्छा, वैसे मज़े की बात ये है कि आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट 11% है और 15% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस हो जाती है, यानी कि 11% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है और 15% पे नेगेटिव है। इसका मतलब ये कि 11 से 15 के दरमियान में, 11 से 15 के दरमियान में कोई एक इंटरेस्ट रेट ऐसा आता है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसके दरमियान में कोई एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट के ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमें यहाँ से एक ये अंदाज़ा तो ज़रूर हो जाएगा कि ऑप्शन बी तो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, ना ही ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। हाँ, ऑप्शन ए और डी के अंदर जो है हमारी अभी भी इसमें कैलकुलेशंस में फ़र्क है, क्योंकि कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो या डी करेक्ट आंसर हो। लेकिन इस डाटा को देखते साथ ही हमें यह पता चल जाना चाहिए कि जनाब जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो एक पॉइंट पे, यानी कि 11% पे पॉजिटिव है, 15% पे नेगेटिव है, तो 11 और 15 के दरमियान में कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि IRR एक ऐसा रेट होता है जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 होती है। अब फर्ज करें कि यहाँ पे ये वाली ऑप्शन होती है 18.85, तो हम तो फ़ौरन से कहते हैं विदाउट कैलकुलेशन के जनाब हमारा आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि यही एक ऑप्शन ऐसी है जो कि 11 और 15 के दरमियान में फॉल कर रही है। सही है। तो क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि एग्जाम के अंदर आपको इस तरह से भी डाटा मिल जाए, तो आपकी तो मौजें हो जाएंगी, आपको कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पे इतनी मौजें नहीं है, क्योंकि दो रेट्स ऐसे हैं जो 11 और 15 के दरमियान में फॉल कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमें ये ज़रूर पता चल गया कि बी और सी करेक्ट आंसर्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों 15 से पड़े हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें कैलकुलेशंस करनी ही पड़ेंगी। A% का इंटरेस्ट रेट है जी 11%, B माइनस ए जो है वो 11 माइनस 15, इस तरह से परसेंटेज बनेगी, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाई नेट प्रेजेंट वैल्यू एट ए जो है वो है जी 2210, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू एट ए है जी 2210 माइनस
जो नेट प्रेजेंट वैल्यू एट बी है वो -1918 है। गलती नहीं करनी यहाँ पे, सिर्फ 1918 नहीं लिखना, दो माइनसेस हैं, ठीक है, इस चीज़ को जहन में रखना है। हम इसे कैलकुलेट करते हैं जी 11% प्लस, अब ये देखिएगा ये है जी -4% मल्टीप्लाई बाई 2210 डिवाइडेड बाय 2210 प्लस 1918, सही है जी। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2210 जमा 1918, तो डिनोमिनेटर का आंसर आया 4128। अब मैं 2210 डिवाइडेड बाय 4128 करूँगा तो हमारे पास ये आंसर आएगा, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 0.04 के साथ, तो हमारे पास इस सारे फैक्टर का जो आंसर आएगा वो आएगा जनाब अली 0.0214, इस पूरे के पूरे फैक्टर का, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया था, 4 से मल्टीप्लाई है, -4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था हालांकि। तो ये जो आंसर है ना जी, दैट इज़ 11%, और उसके बाद क्या है जी माइनस, ठीक है, सॉरी, ये b -a% है, ये 15 -11% होगा, 15 -11%, तो ये प्लस का ही 4 आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम आंसर देखें तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 0.02141, 0.02141, या अगर हम इसे परसेंटेज टर्म्स में लिखें तो आंसर को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आंसर है जी 2.14%। तो अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे तो ये बनेगा 13.14% IRR, जो कि हमारा है ऑप्शन ए, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग IRR फाइंड आउट करेंगे, IRR एस्टिमेट करते हैं अगर हमारे पास दो नेट प्रेजेंट वैल्यूज और दो रेट्स दिए गए हो। ये क्वेश्चन देखते हैं, 5 मिलियन इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स, ओके, 5 मिलियन इन्वेस्ट हुए 3 साल के लिए, एंड यील्ड 6 मिलियन कंपाउंड क्वार्टरली, ओए होए होए, 6 मिलियन कंपाउंड क्वार्टरली के रेट के ऊपर उसने 5 मिलियन जो है वो उसने यील्ड कर दिए हैं। यील्ड कर दिए का मतलब है पैदा कर दिए हैं, यानी कि इसने इंटरेस्ट दिया है 6 मिलियन का। If this amount is not withdrawn and further invested at the same interest, what will be it after 3 years? ठीक है जी, ठीक है, 3 सालों के लिए ये पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट हुए 5 मिलियन, और इसने हमें 6 मिलियन कंपाउंड क्वार्टरली इन्वेस्ट जो है वो कमा के दिए। और अगर ये अमाउंट जो है ये हम ना निकालें तो ये बताएं कि जनाब अली ये 3 साल बाद, मज़ीद 3 साल बाद कितने हो जाएंगे। अगर तो ये होता ना सिंपल इंटरेस्ट, तो हम कहते हैं कि यार जितना पहले 3 सालों में कमाया है उतना ही अगले 3 सालों में कमाएगा, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हमें सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि रेट क्या है, उस रेट के ऊपर हमें फिर देखना होगा कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास है जी प्रिंसिपल अमाउंट है जी 5 मिलियन, हमारे पास टाइम है जी 3 ईयर्स, ठीक है जी, और जो हमारा जो कंपाउंड यील्ड है, यील्ड का मतलब असल में है फ्यूचर वैल्यू 6 मिलियन हो गई है, ठीक है जी। इनके 5 मिलियन इन्वेस्ट किए थे और ये यील्ड होके 6 मिलियन हो गए हैं। कंपाउंडिंग जो है वो क्वार्टरली है, रेट हमें नहीं पता, और कंपाउंडिंग जो है वो है क्वार्टरली, तो N4 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं रेट। तो रेट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या है जी, S = P × 1 + R⁻T, और अगर बीच में n आ जाए तो रेट को n से डिवाइड करते हैं, टाइम को n से मल्टीप्लाई करते हैं। फ्यूचर वैल्यू है जी 6 मिलियन, प्रेजेंट वैल्यू थी जी 5 मिलियन, रेट था जी जनाब अली हमारे पास अननोन, तो रेट की जगह पे x लिख देते हैं, और हमारे पास जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी थी वो थी 4, क्योंकि कंपाउंड क्वार्टरली था तो हम लोग कंपाउंड क्वार्टरली कर लेते हैं, और टाइम जो है वो है जी 3 ईयर्स, और कंपाउंडिंग क्योंकि क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6 डिवाइडेड बाई 5 = 1 + x डिवाइडेड बाई 4⁻12। कैलकुलेटर पे भी पुट कर सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इस दफ़ा कैलकुलेटर पे पुट करके देखें। 6 डिवाइडेड बाई 5 अल्फा = और अब हमें यहाँ पे क्या करना है 1 प्लस, एक दफ़ा ब्रैकेट में लिखना होगा 1 प्लस और फ्रैक्शन अल्फा x डिवाइडेड बाई 4 राइट एरो ब्रैकेट क्लोज ⁻12। और अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं x के लिए, तो हमारे पास आंसर आता है जी 0.06123, या अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास आता है 6123%, 6.12%।
कंपाउंड क्वार्टरली। अब ये तो है जी हमारा इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है। सवाल क्या था? सवाल ये था कि अगर ये पैसे निकाले ना जाएं और फर्दर इसी जगह पे इन्वेस्ट हुए रहें तो आफ्टर 3 ईयर्स, मज़ीद आफ्टर 3 साल के बाद ये टोटल कितने पैसे हो गए होंगे। यानी कि इट इज़ सिंपल कि हम लोग कह रहे हैं कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 5 मिलियन है, हमारा टाइम जो है वो 6 ईयर्स है, हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारा रेट जो है वो 6.12% है कंपाउंड क्वार्टरली, और इसके साथ साथ हमारा जो टाइम है, टाइम आ गया है कंपाउंडिंग जो है वो 4 है। तो सिंपल इसी फार्मूले को दोबारा इस्तेमाल करेंगे, S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर ओवर एन रेज टू पावर T इंटू एन। प्रिंसिपल अमाउंट है जनाब हमारी 5 मिलियन, 1 प्लस रेट है जनाब अली हमारा 0.0612 डिवाइडेड बाय क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, टाइम 6 ईयर्स है, मल्टीप्लाई बाय 4। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0. या ये आंसर जो भी आपके पास आया हुआ है इसी को 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस आंसर रेज टू पावर 24 मल्टीप्लाई बाई 5। तो हमारे पास आंसर आएगा जी, थोड़ा सा गलती हुई, दोबारा करते हैं, 0.0612 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है जी, 1 प्लस आंसर और इसको हमने रेज टू पावर करना है 24 और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 7.198 या 7.198 मिलियन, या अगर हम इसको थोड़ा राउंड करना चाहें तो 7.2 मिलियन आ जाएगा। तो ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन ए जो है ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं जी, यू आर गिवन द सम ऑफ एन्युटी ड्यू ऑफ ₹200,000, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू आपको दी गई है 2 लाख रुपए, फाइंड द सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी इफ रेट इज 12% कंपाउंड क्वार्टरली। ठीक है जी, तो सम ऑफ एन्युटी ड्यू जो है वो दिया हुआ है 200,000, तो सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि सम ऑफ एन्युटी ड्यू और सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी के फार्मूले के अंदर जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी को अगर हम लोग 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सम ऑफ एन्युटी ड्यू के इक्वल आ जाती, और यहाँ पे और अगर कहीं पे कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो आर को हम एन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, तो सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, सम ऑफ एन्युटी ड्यू हमें दी गई है तो इस फार्मूला के अंदर हम लोग पुट कर सकते हैं, 200,000 सम ऑफ एन्युटी ड्यू है, सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास जो रेट है इस हवाले से डेट इज 0.12 डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो कि है क्वार्टरली, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी विल बी इक्वल टू 200,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.03, या इस केस में 1.03 हम कह सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा जी 200,000 डिवाइडेड बाय 1.03 विच इज इक्वल टू 194,174। ठीक है जी, 194,174। अच्छा, लॉजिकली स्पीकिंग हमें इस फार्मूले से पता है या हमें वैसे भी पता है कि सम ऑफ एन्युटी ड्यू ज़्यादा होता है सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी से, तो ये आंसर जो है ये बड़ा होगा और जो आंसर हमारे पास आने वाला है वो आंसर छोटा होगा। अगर हम ऑप्शंस को एवेलुएट करें तो हमें ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उतनी ही मिलती है जितना सम ऑफ एन्युटी ड्यू है, तो ऑप्शन बी जो है हमें पता है कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो 2 लाख से कम होगा, तो ऑप्शन बी तो कह रही है कि आंसर हमारा 2 लाख होगा, तो कैलकुलेट किए बगैर हम इस ऑप्शन को गलत तस्वर कर सकते थे कि ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है। सिमिलरली ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो इसमें तो आंसर ज़्यादा हो गया है, हमें पता है कि सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी जो है वो सम ऑफ एन्युटी ड्यू से छोटा होता है, तो हम लोग विदाउट कैलकुलेशन ऑप्शन बी और सी को गलत तस्वर कर सकते थे, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो 2 लाख से छोटा ही होगा। लेकिन गौर से सुनिएगा कि हम नन ऑफ दीज को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये भी हमारा आंसर ठीक ना हो सकता है कि हम लोग सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी कैलकुलेट करें तो हमारे पास आए 186,175, ये तो नहीं हमें पता ना, हम कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन को पढ़ के और अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लड़ाते हैं तो हम ऑप्शन सी और डी को तो वैसे, सी और बी को तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते थे,
लेकिन फिर भी ऑप्शन ए और डी में मुकाबला रहना था, तो इस क्वेश्चन में दिमाग लड़ाने के बावजूद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ना था, ठीक है। लेकिन फर्ज करें कि अगर ऑप्शन डी की जगह पे कुछ और लिखा होता है, जैसा कि 209,000, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, 209,000 भी करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर फिर ऑप्शन ए ही होगा। तो विदाउट सॉल्विंग हम ऑप्शन ए को ठीक सॉल्व कर सकते थे, ठीक ठीक कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी की वजह से हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ी। अगर ऑप्शन डी की जगह पे भी कोई वैल्यू लिखी होती जो कि 2 लाख से बड़ी है, तो हम विदाउट सॉल्विंग ये कह सकते थे कि ऑप्शन ए ही हमारा ठीक आंसर होगा, लेकिन इस सिनेरियो में हमें इसको सॉल्व करना पड़ा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन इन्वेस्ट 2 मिलियन एंड विड्रॉ, 2 मिलियन उसने इन्वेस्ट किए और विड्रॉ करना शुरू हो गए 10% ईच मंथ। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एंड द इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितनी देर में वो इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी की पूरी खा जाएगा। ओके, दरअसल अगर आप गौर से देखें तो हर साल वो एक इन्वेस्टमेंट के अंदर से कुछ पैसे निकलवाता चला जा रहा है, हर साल वो उस इन्वेस्टमेंट का 10% निकालता चला जा रहा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको कितने पैसे या कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बेसिकली ये एक फाइनेंस का क्वेश्चन है ही नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ फाइनेंस, क्योंकि इसमें ये उसने नहीं बताया कि भाई वो उसको इस 2 मिलियन के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो दिस इज सिंपल कि उसने टोटल जो है वो बेसिकली 2 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं और हर साल 2 मिलियन का 10% हर महीने यानी कि 0.2 मिलियन वो निकलवाता चला जा रहा है, ठीक है। पहले साल वो 0.2 मिलियन, पहले मंथ वो 0.2 मिलियन निकालता है तो 1.8 मिलियन रह जाता है। 1.8 मिलियन से दूसरे मंथ वो फिर 0.2 मिलियन निकालता है तो उसके पास जो है वो 1.6 मिलियन रह जाता है। 1.6 मिलियन में से फिर वो तीसरे महीने 2 मिलियन निकालता है 0.2 मिलियन, तो उसके पास 1.4 मिलियन रह जाता है। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि वो हर महीने 2 मिलियन निकालता चला जा रहा है 0.2 मिलियन, तो उसके पास जो है वो कितने महीनों में ख़त्म हो जाएगा। आपको पता है कि 2 मिलियन टोटल है, हर मंथ वो 0.2 मिलियन निकाल रहा है, तो टोटल 10 मंथ्स के अंदर अंदर जो है ना वो पैसे पूरे विड्रॉ हो जाएंगे। तो ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये ख़तरनाक क्वेश्चंस के साथ घूम फिर रहा था। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने इंटरेस्ट का तो बताया ही नहीं है, ये फाइनेंस का क्वेश्चन है ही नहीं। सिंपल उसने कहीं पे 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और हर महीने उसमें से 10% यानी कि 2-2 लाख रुपए निकलवाता चला जा रहा है, ना उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट लग रहा है, ना वो पैसे कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है ज़्यादा, ये फाइनेंस का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी, द कंपनी इन्वेस्टेड ₹5 मिलियन, एक कंपनी ने 5 मिलियन इन्वेस्ट किए। इंटरेस्ट रेट वाज 10%, 12% एंड 14% पर ईयर फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। फाइंड द नेट प्रेजेंट वैल्यू इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा इसमें जो है ना वो इंफॉर्मेशन मिसिंग है। आपको इसमें ये नहीं पता चलेगा कि उसको जो है वो कितना उसने इंटरेस्ट जो है वो वर्क बैक किया है। इंटरेस्ट रेट वाज 10%, 12% एंड 14%। इसकी जगह पे ये होना चाहिए था रिटर्न वाज 10%, 12% एंड 14% पर ईयर। तो फिर हम लोग इसको समझते कि यार पहले साल उसको 5 मिलियन का 10% इनफ्लो मिला है, दूसरे साल 5 मिलियन का 12% इनफ्लो मिला है, तीसरे साल 5 मिलियन का 14% इनफ्लो मिला है। तो ये जनाब इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। हम लोग कहते हैं जनाब अगर हम इसके कैश फ्लोज की बात करें तो ईयर्स की बात करें, ईयर्स 0, 1, 2 और 3, 3 साल तक ही उसको इनफ्लो मिला, ठीक है जी। कैश फ्लो जो है वो अमाउंट की अगर हम बात करें तो 0 ईयर के ऊपर उसने 5 मिलियन इन्वेस्ट किया है, तो हम कहते हैं जी 5,000,000 उसकी इन्वेस्टमेंट है, ये इसका आउटफ्लो है। पहले साल उसको इसका 10% मिलेगा, तो 10% ऑफ 5 मिलियन का क्या मतलब है जी, 10% ऑफ 5 मिलियन इज इक्वल टू बेसिकली 500,000। 50 लाख का 10% 500,000 होता है। दूसरे साल उसको 12% इनफ्लो मिल रहा है, विच इज 12% ऑफ 5 मिलियन यानी कि 6 लाख रुपए। और तीसरे साल उसको जो इनफ्लो मिल रहा है दैट इज 14% ऑफ 5 मिलियन
यानी कि 700,000। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, वो ये है कि उसको इसमें एक चीज़ ये भी है कि वो उसको अपना इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है 5 मिलियन की वो भी वापस मिल जाती है। यानी कि यहाँ पे आगे ये भी लिखा होना चाहिए कि एट ईयर 3 द कंपनी गेट्स initial investment returned as well। कंपनी को इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी वापस मिल जाती है, यानी कि तीसरे साल पे ही उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि 500,000 भी 5 मिलियन भी वापस मिल जाते हैं। तो ये इस तरह से इसके कैश फ्लोज बनते हैं। अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल से भी आप निकाल सकते हैं, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। जो पेमेंट आज ही की है उसका तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होगा। जो पेमेंट आज से 1 साल के बाद हुई है उसके लिए जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो है जी 1.10% रेज टू पावर -1। इसी तरीके से 1 + 10% रेज टू पावर -2, 1 + 10% रेज टू पावर -3 और 1 + 10% रेज टू पावर -3। ये चौथे साल में नहीं मिला, तीसरे साल में ही मिला है। तीसरे साल के एंड पे उनको तीसरी इन्वेस्टमेंट भी वापस मिल गई है, इसलिए दोनों में मैंने 3-3 लिखा है। ठीक है, ताकि इनको अलग अलग शो भी प्रॉपरली कराया जा सके। तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैसे निकलेगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी 500,000 माइनस में। ठीक है जी, उसके बाद दूसरे की प्रेजेंट वैल्यू 1.1 500,000 डिवाइडेड बाय 1.1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बनेगा जी 454545। तो 4,54,545। इसी तरीके से नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 6 लाख की निकालेंगे हम 1.1 रेज टू पावर -2 करके। 495867 बनेगी ये, 495867। देन 700,000 मल्टीप्लाई बाई 1.1 रेज टू पावर -3। या मल्टीप्लाई कर दें रेज टू पावर -3 करके, ये डिवाइड कर दें रेज टू पावर +3 के साथ। 5,25,920, 5,25,920। ठीक है जी, ये याद रखिएगा कि ये नेगेटिव था। इसी तरह से ओरिजिनल 50 लाख भी उसको वापस मिले हैं। 5,000,000 मल्टीप्लाई बाई 1.1 रेज टू पावर -3। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसको 37,56,574 भी वापस मिल गई है। अब आप इन सबको जमा कर सकते हैं तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। पहले तो हम इसमें जमा करते हैं 525,920, नीचे से ऊपर मैं जमा करता जा रहा हूँ क्योंकि सबसे नीचे वाली वैल्यू मेरे कैलकुलेटर में ऑप्शंस में यानी कि मेमोरी में अवेलेबल थी। ठीक है जी, इसी तरीके से 495867 के बाद 454545 और इसमें से मैं माइनस करूँगा 5 और उसके बाद कितने जीरोज़ हैं, 6 जीरोज़ हैं। तो हमारे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी 232,906 की, 232,906 रुपीज़। या अगर मिलियन की बात करें तो मिलियन में इसको 1 मिलियन से डिवाइड करना होगा। जब भी आपने किसी फिगर को राउंड करना है, रुपीज़ में है और उसको मिलियंस में, बिलियंस में, थाउजेंड्स में करना है तो सिंपल आप उसके फैक्टर से उसे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 0.2329 मिलियन, यानी कि ये है जी 0.2329 मिलियन। ये हमारा आंसर है और ये पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू है 2329। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये करेक्शंस है। अगर आपके पास किसी और असाइनमेंट से ये क्वेश्चन है तो आप इसमें ये करेक्शंस कर लें, फिर उसके बाद आंसर ठीक आएगा। मेरी असाइनमेंट में तो आपको ये करेक्शंस ऑलरेडी हुई मिलेंगी। ये क्वेश्चन देखते हैं। बैंक लॉन्च्ड ए न्यू स्कीम वेयर इट ऑफर्स
400,000 4 लाख पर ईयर फॉर इनडेफिनेट टाइम आफ्टर 8 years, यानी कि एक 4 लाख रुपए उसको इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलना शुरू हो जाएंगे 8 साल के बाद, यानी कि ये एक परपेचुटी है, ठीक है, इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम की। लेकिन क्योंकि ये स्टार्ट अभी नहीं हो रही है, फ्यूचर में हो रही है, तो ये एक डेफर्ड परपेचुटी है जिसमें 400,000 4 लाख रुपए हर साल मिलेंगे इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक। हाउ मच अमाउंट शुड द बैंक रिक्वायर टू कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर टुडे इफ इट ऑफर्स 5% इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। तो इसके लिए फिर दोबारा से टाइमलाइन की जरूरत पड़ेगी। ये एक परपेचुटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये परपेचुटी जो है ये डेफर्ड परपेचुटी है, यानी कि आज आप खड़े हैं 0 ईयर के ऊपर, आज से 8 साल के बाद, ठीक है जी, आज से 8 साल के बाद हर साल आपको जहाँ वो पेमेंट होगी, यानी कि 8 साल के एंड पे जैसे ही 9वां साल शुरू होता है आपको पहली पेमेंट होगी, फिर जैसे ही 10वां साल आएगा आपको दूसरी पेमेंट होगी, जैसे ही 11वां साल आएगा आपको तीसरी पेमेंट होगी, 12वां साल आएगा आपको चौथी पेमेंट होगी, और इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक ये बात इसी तरह से चलती रहेगी। तो ये एक परपेचुटी है जो कि स्टार्ट हो रही है ईयर 8 से, ठीक है जी, ईयर 8 के एंड से, यानी कि ईयर 9 के स्टार्ट से, ठीक हो गया जी। तो वो ये कहता है कि बताएं उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज कितने पैसे कलेक्ट करें। तो अगर हम लोग एक परपेचुटी समझ रहे हैं कि एक परपेचुटी है, तो इस परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला तो बड़ा सिंपल है, प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। लेकिन ये जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी ये इस डेट की आएगी, हमें 0 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 तो ये करना होगा कि हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस परपेचुटी की, और वो हमारी 8 ईयर के स्टार्ट पे आ जाएगी। उसके बाद हमने इसको डिस्काउंट करना है मजीद 8 ईयर्स के ऊपर। तो स्टेप नंबर 2 हमारा क्या होगा, डिस्काउंट द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू को फर्दर डिस्काउंट करना है ताकि एट 8 ईयर्स, ताकि हमारी आज की वैल्यू आ जाए कि हाँ आज हम बैंक में कितना जमा करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसकी कैलकुलेशन करते हैं। स्टेप 1 की कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है कि 4 लाख रुपए मिलेंगे और इंटरेस्ट रेट जो है जो बैंक ऑफर कर रहा है वो है जी 5%। तो हमारी जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी 4 डिवाइडेड बाय 50%, तो ये को तकरीबन 8 मिलियन के आसपास चली जाएगी। तो हम कहते हैं 400,000 डिवाइडेड बाय 0.5, नॉट 0.5, 0.05, तो ये बना जी 8 मिलियन। तो 8 मिलियन हो गया जी, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या था, 8 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। पेन का कलर चेंज करते हैं। 8 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हो गया जी P इज इक्वल टू S ओवर 1 प्लस R रेज टू पावर T। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है जनाब, 8 मिलियन, 1 प्लस रेट है जी 0.05 और टाइम है 8 साल। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 1.05 रेज टू पावर 8 के साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा डेट इज 5414714। अगेन ये अमाउंट्स रुपीज़ में आ जाएगी, तो हम इसको 1 मिलियन से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिलियंस में आ जाएगा। 5.414 मिलियन जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। 5.414 मिलियन आपका आंसर आ जाएगा।